आज हम बात करेंगे आपके लिए कि आप किस तरह से बोर्ड में जो बायोलॉजी का हमारा पोर्शन होता है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने जो बोर्ड की प्रिपरेशन है उसको अपने पीवाईक्यूज के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा नाम है रोनित वर्मा, योर बायोलॉजी फैकल्टी एंड मोशन फाउंडेशन के इस बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बेटा। और आज हम बात करेंगे आपके लिए कि आप किस तरह से बोर्ड में जो बायोलॉजी का हमारा पोर्शन होता है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो क्या चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स। ठीक है, तो कुछ यहां पर हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमको क्या करना है, अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है? अगर आपको आपका प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार प्रीवियस ईयर में यानी पिछले कुछ सालों में किस तरह से बोर्ड ने क्वेश्चंस दिए हैं, ताकि आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से, कोई भी जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, जैसा लाइफ प्रोसेस हो सकता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो सकता है, यार इनसे, इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस के टाइप बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है, रीजन एंड एडजस्टेंस होते हैं, कहीं पर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है और मुझे उसको कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो होता है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यार हमको वहां पर लिखना है। ठीक है, जो भी नॉलेज हमने हमारे माइंड के अंदर क्या की है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर चैप्टर या सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने इनपुट की, अब हमारा टाइम है उसको एक्सप्रेस करने का कि हमने कितने अच्छे से उस चीज़ को समझा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे आज के हमारे कि आज हम किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बात करूं यहाँ पर बेटा, हमारा बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को, जो कि इस सेशन के लिए, जो भी आपका सेशन होने वाला है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आप कौन सा सेशन दोगे, है ना, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि यार आप लोग जो बच्चे हैं वो 2023 एंड 24 इस सेशन के, यानी कि अब जो एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपसे बात करूं बायोलॉजी के अंदर कि सर बायोलॉजी के अंदर हमारे चैप्टर तो आपको पता है, सही है, ये लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, हेरिडिटी है एंड आर एनवायरनमेंट है। तो हमारी जो फास्ट ट्रैक सीरीज चल रही है, ठीक है, उसमें मैंने आपको काफ़ी बायोलॉजी के लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं। बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी आपने देखें फास्ट ट्रैक सीरीज के अंदर। ओके बेटा, तो फास्ट ट्रैक सीरीज के अंदर अब आप जो पीवाईक्यूज हैं वो देखने वाले हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास में बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है उसमें लाइफ प्रोसेस आप स्टडी करोगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड आर एनवायरनमेंट। तो इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी समझ हमको होनी चाहिए, क्योंकि इस समझ के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, आगे हमारा जो भी माइंड प्रिपरेशन है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम प्रिपरेशन से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आपके माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि यार मैं ये आंसर लिखने वाला हूँ, पिछली बार कैसे पूछा गया था इस टॉपिक से, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए। ठीक है, ये मैं सब सिखाऊंगा अभी आपको। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में हम। तो पहले एक चीज़ समझो, एक चीज़ क्या है कि यार एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। देखो प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे जुड़े हुए हैं समझो। हम नेचर के अंदर रहते हैं तो नेचर के कुछ प्रिंसिपल्स हम पे काम करते हैं। हम घर के अंदर रहते हैं तो घर पे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। वैसे अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके हिसाब से आपको चलना होगा। ठीक है, और आप कोचिंग जाते हैं सपोज दैट, तो कोचिंग में कोई प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, चलना होगा। ठीक है, करेक्ट ना। नेचर में कुछ प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं, वैसे हम चलते हैं। वैसे ही क्या होता है, जो भी एग्जाम है उस एग्जाम का क्या होता है, कुछ पैटर्न है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप उन प्रिंसिपल्स पे बिल्कुल सटीक तरीके से चलेंगे, अगर वहाँ से डेविएट नहीं होते हैं, तो इस बात की तो गारंटी है कि आप एग्ज़ाम के अंदर अपना बेस्ट से भी बेस्ट दे के आएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं कि बेस्ट से भी बेस्ट दे के आएंगे। वो कैसे होगा लेकिन सर,
है ना। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको समझो जो आपको ध्यान रखने, करेक्ट ना, ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहेगा आपसे कि आपको क्या करना है, रीडिंग एवरी क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो है वो वेरी अटेंटिवली होना चाहिए। यानी आपको एवरी क्वेश्चंस जो है बड़े इत्मीनान से रीड करना है, बड़े फोकस के साथ और अटेंटिव वे में रीड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन तो रीड कर रहे हैं बट आप एग्जाम का प्रेशर ले रहे हो कि यार पता नहीं क्या होगा। नो, जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो उसको अच्छे से रीड करो यार, है ना। उस समय पर आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो और कहीं फोकस नहीं होना चाहिए। बिकॉज एक अच्छी रीडिंग अगर क्वेश्चन की आपने कर ली है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका माइंड उसके आंसर को आपको ज़रूर देगा, अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है तो, ठीक है, वो आपकी मेमोरी से आपको निकाल के देगा। तो काफ़ी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो अटेंटिवली इस क्वेश्चंस को रीड नहीं करते हैं और कुछ ना कुछ मतलब निकाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हमको क्वेश्चन की रीडिंग बड़े ही फोकस वे में करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है ना, तो स्टार्ट राइटिंग सॉल्यूशन ऑफ योर फेवरेट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, अब सपोज दैट कई बार हो जाता है, कई बार हमारा पेपर हमारे साथ धोखाधड़ी कर सकता है। सपोज दैट आपको बायोलॉजी का कुछ पोर्शन नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आप केमिस्ट्री से स्टार्ट कर लो, अगर केमिस्ट्री से आता है। केमिस्ट्री में नहीं आ रहा, सपोज बायोलॉजी में नहीं आ रहा, तो फिजिक्स में चल जाओ, फिजिक्स से आ रहा है, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करो, ऐसे पोर्शन से स्टार्ट करो जो आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट हो, ठीक है। जैसे सपोज दैट कई बच्चे होते हैं जिनको बायोलॉजी वाला पोर्शन बढ़िया लगता है, ठीक है। जैसे मैं जब 10th में था तो मुझे बायोलॉजी पोर्शन बहुत अच्छा लगता था, तो मैं स्टार्टिंग बायोलॉजी से करता था, ठीक है। मैंने जो मेरा 10 बोर्ड का एग्जाम लिखा तो मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट किए, फिर मैंने केमिस्ट्री, फिर मैंने फिजिक्स की, ठीक है, क्योंकि मेरा उसके बाद केमिस्ट्री ठीक ठाक था, फिर मेरा फिजिक्स ठीक ठाक था। ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब आप अच्छा कर लेते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है तो आप आगे आपका माइंड आपका साथ देता है। बट अगर पहले आपने फिजिक्स निपटा ली और सपोज है कोई बच्चा जो फिजिक्स पसंद नहीं करता, फिजिक्स में उसको मतलब वो 3rd नंबर पे आता है फिजिक्स के अंदर, तो फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि वो फिर अपना पेपर एवरेज से भी नीचे करेगा। तो अगर आपको पेपर को अच्छा करना है तो सब्जेक्ट उससे चूज करो या उस क्वेश्चन से चूज करो जो कि आपका फेवरेट है, जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है, जिसमें लिखने को आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि उस समय आपका माइंड एक एक्टिव वे में आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे माइंड को एक्टिव करना, उस स्टेज में लेके जाना जहां पर हमारा माइंड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि यार हैंड राइटिंग के ऊपर, है ना। अब कई बार क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं यार, बहुत ज़्यादा फास्ट वे में चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। फास्ट वे में इन द सेंस होता है कि दे डोंट फोकस ऑन देयर हैंड राइटिंग, वो अपनी हैंड राइटिंग पे ध्यान देते ही नहीं है, जो कि एक बहुत बुरी आदत है, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में हमारी हैंड राइटिंग को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन सोचो ऐसी स्पीड का क्या मतलब है, क्योंकि आपका जब एक्सप्रेशन आंसर का वही गलत आ रहा है, अच्छे से अगर एग्जामिनर नहीं पढ़ पाएगा तो वो आपको नंबर नहीं देगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली जो आपको आता था आपने उसके और नंबर कटवा दोगे आप, क्यों, आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी हैंड राइटिंग इतनी ज़्यादा सुंदर भी नहीं है, ठीक है, कि चलो यार बहुत ज़्यादा आपको गुड मिलते हो, एक्सीलेंट मिलते हो, नहीं, अगर इतनी भी नहीं है, ऐसे आपको लिखना है ताकि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो आपका एग्जामिनर जो है वो समझ सके। बेटा कौन समझ सके, जो एग्जामिनर है वो समझ सके। तो हैंड राइटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, सर हमारी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड बात करें, भाई हैंड राइटिंग हो गया, आप हैंड राइटिंग अच्छी कर लोगे, अब आपको क्या करना है, आंसर ऑथेंटिसिटी। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ द आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा आपसे फोटोसिंथेसिस के बारे में गया है बट आप फोटोलाइसिस लिख के आ रहे हो, है ना। पूछा आपसे अरेबिक रेस्पिरेशन गया, आप अरेबिक रेस्पिरेशन लिख के आ रहे हो, इस बात का ध्यान रखो मेरे भाई, ठीक है ना। तो ऑथेंटिक आंसर लिखो, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ लिख दिया आपने, हेडिंग कुछ और है, हमारा डिटेलिंग कुछ और है। तो हेडिंग जो है, डिटेलिंग भी वही होनी चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये डाल लेने प्रिंसिपल्स आपको। तो आपने अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यार, एग्जामिनेशन जो है वो भी एक साइंस पे काम करता है, ये चीज़ें इनको करोगे तो बढ़िया होगा, नहीं करोगे तो बढ़िया नहीं होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जब आप बायोलॉजी का पेपर करें तो जहां पर डायग्राम्स की जरूरत है वहां पर डायग्राम जरूर बनाएं, पेंसिल से बनाएं, ठीक है, और फ्लो चार्ट्स का यूज करें। सपोज दैट आप कोई साइकिल समझा रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन समझा रहे हो, ठीक है, या प्रोसेस समझा रहे हो तो उसका इक्वेशन भी लिख दो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको आप फ्लो चार्ट में समझा सकते हो। जैसे आपको अगर डबल सर्कुलेशन समझाना है हार्ट का तो आप उसके लिए फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है। अगर प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रेशन समझाना है, ठीक है, एक्सक्रेशन में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है तो फ्लो चार्ट में बना लो।
ये भी बहुत इजी रहता है। इससे क्या होता है, आपका आंसर भी इफेक्टिव होता है एंड जो भी आपका आंसर लिखने में जो टाइम जा रहा है, सॉल्यूशन लिखने में जो टाइम जा रहा है, आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हो। ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये भी आप चीज़ करें। बस ये काफ़ी पॉइंट है। अगर आपने इन सबको फॉलो कर लिया फोकस से, तो आपका रिजल्ट, आपका एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया होगा, वंडरफुल होगा, अमेजिंग होगा, शानदार होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे सपोज दैट अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ले लिया, तो मान के चलो आपके पास में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ गया आपके पास में, जैसे डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच में आपको, ठीक है ना, कि भाई जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं, बेसिकली वेस्ट की 2 कैटेगरीज है हमारे पास में, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको आप समझ गए होंगे। बायोडिग्रेडेबल मतलब सर अच्छा जो कि क्या हो जाए, डिकम्पोस्ट हो जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो कि कंपोस्ट नहीं होंगे बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई, बैक्टीरिया, इनसे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज तो रखना ही है, कहीं पता ही नहीं तो कैसे काम चलेगा, तो पता होना चाहिए। एनवायरमेंट चैप्टर से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है आपने, यहाँ बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको क्या करना है, अच्छा सा टेबल बना दो, ये भी एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है। अगर आप टेबल बना देते तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि डिफरेंस कर रहे हो ना, तो डिफरेंस में टेबल में क्या होता है, जो भी एग्जामिनर होता है उसको सटीक चीज मिल जाती है। अच्छा ओके ओके, अच्छा इसने लिख रखा है, ये लिख रखा है, ओके डेफिनेशन भी है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, अच्छा एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। आपको पूरा आपके यहाँ पर क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। सपोज दैट ये 1 नंबर में आता है, मान के चलो, ओके 1 मार्क्स में आता है, तो क्या आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा? यस बेटा। तो आपको क्या चीजें यहाँ पर, अब जो 5 की 5 चीजें थी जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे समझाई, वो सारी यहाँ पर फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो क्या आपने यहाँ पर अच्छा पॉइंट बना के लिखा, ठीक है, वो भी जरूरी चीज है। आपको बायोडिग्रेडेबल में ऑथेंटिक चीज लिखनी है, ठीक है। देन आफ्टर आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज है, उसके अंदर भी क्या करना है आपको, ठीक है, उनके बारे में बढ़िया अच्छे समझा देना। जैसे यहाँ पर आपने DTD का एग्जाम्पल दिया, इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझ के कि किस तरह का क्वेश्चन है उसको इस हिसाब से करना है। जैसे ये आप डिफरेंस में समझा सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हमने, बहुत कम कम चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप लिख सकते हो, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना कि मैं लास्ट में कुछ टॉपर्स की कॉपी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने लिए हुए हैं और टॉपर्स की कॉपी भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि टॉपर्स कैसे अपने आंसर को लिखते हैं। तो कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स के लिए कॉपी लेके आऊँ, उन कॉपीज़ को भी अपन देखेंगे, करेक्ट ना। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस पर तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा आपसे, ठीक है, क्योंकि मेरा जो मोटो है आपको PYQ सॉल्व कराना है। तो PYQs हमने देखा यहाँ पर, ये PYQ है, आया हुआ है आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। और बहुत सारे PYQs ऑलरेडी आपके पास होंगे, ठीक है, तो उनको भी ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, करेक्ट ना। जैसे अब एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, अ स्टूडेंट आफ्टर व्यूइंग अ प्रिपेयर्ड स्लाइड इलस्ट्रेट बर्डिंग इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर बर्डिंग का आपको क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है ना भाई। अभी आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। करेक्ट सीक्वेंस मतलब कि यार बताओ पहला स्टेप कौन सा, सेकंड स्टेप कौन सा, थर्ड स्टेप कौन सा। तो यहाँ पर आप क्या करो, अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपको PYQs में मिल जाएंगे, तो यहाँ तो लोड लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपको जस्ट सीक्वेंस को पता करना है। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर आपने देखा कि यार सर स्टार्टिंग तो यहाँ से होगी, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया आपके पास में, ठीक है। फिर आपने देखा सर अब C और D में कंफ्यूज हो अगर आप, तो आप देख लो यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो D क्या हो जाएगा सर, सेकंड हो जाएगा। सर ये थर्ड हो रहा है, और सर E जो लग रहा है, E सर मुझे फोर्थ लग रहा है, और ये लास्ट का फिफ्थ हो गया आपके पास में, ठीक है। इस तरह से सीक्वेंस आपने देख लिया। ये तो आपकी नॉलेज पे बेस्ड है कि आपने जो नॉलेज आपने पढ़ा है उसको कितना डीप में पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे आप ये सब चीज़ कर सकते हो। तो इसमें तो लोड लेने वाली दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर आपके पास में, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस आपने यहाँ पर देख लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ यार ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। इसलिए कहते हैं कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि PYQs आपको एक आईना दिखा देते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर ऐसे आने वाला है, पिछले सालों के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपकी प्रिपरेशन भी ऐसी ही होनी चाहिए। आप जब प्रिपेयर करें, जब रिवाइज करें, तो रिवाइज करते समय आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि यार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, तो मुझे उस लेवल पे जाके इसको सोचना है, थिंक करना है, ठीक है। तो बहुत आसान होता है आपके लिए उस पेपर को अच्छे से सॉल्व करना, करेक्ट ना। तो ऐसे बिल्कुल नहीं जाना है कि यार ठीक है मैंने तो थ्योरी पढ़ ली। अरे भाई उस थ्योरी से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लास्ट पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मुझे ध्यान रहने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत स्मॉल स्टेप लगता है कि यार PYQs देख लेना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो ये ध्यान होना चाहिए प्यारे बच्चे। आगे चलें, आगे देखो कुछ क्वेश्चंस और है हमारे पास में।
ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि इस फिगर के अंदर आपको है ना, इस डायग्राम के अंदर आपको क्या कर रखा है, यहां पर ए पहचानना है, आपको यहां पर सी पहचानना है और आपको यहां पर बी पहचानना है। तो बताइए ए बी सी क्या है? तो ऐसे डायग्राम भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ये कहां से सर? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से, है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और सीड जर्मिनेशन से ये टॉपिक है। किससे है सर? सीड जर्मिनेशन से ये टॉपिक है। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि सर ए क्या है, सर बी क्या है, सी क्या है? तो यहां पर देखो सी क्या होता है? कोटिलेडोन्स होता है। ए क्या होता है सर? ए तो प्लूम्यूल होता है ना सर? ए प्लूम्यूल हो गया। सर ये क्या होता है? सर ये रेडिकल होता है। सही है कि नहीं है? हाँ सर, ये बात तो सही है, पढ़ा है अपन ने, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ा रखा है, उसका वीडियो भी हाल ही में डल जाएगा आपको। तो यहां पर आप सीक्वेंस देख लो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? प्लूम्यूल, सर रेडिकल एंड कोटिलेडोन्स। करेक्ट ना? इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनके आपको आंसर देने हैं। आ जाओ आगे, आ जाओ फटाक से। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि वाई इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स नेसेसरी आउट ऑफ टू रीयूज एंड रिसाइकल, विच इज योर ओपिनियन इज बेटर टू प्रैक्टिस, गिव अ रीजन। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया, यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिए, इसमें आपसे लॉजिक्स पूछ रहा है कि बताइए यार क्या तरीका है हमारे पास में, क्यों हम रीयूज एंड रिसाइकल हमको करना चाहिए, क्या ओपिनियन है आपके पास में, बेटर कौन सा है? तो देखो यहाँ पर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स इज द नेसेसरी टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? the future generations and also to control environmental pollutions। तो यहां पर क्या होता है कि रिसाइकल करना या रीयूज करना, तो कौन सा बेटर है? तो सर रीयूजिंग इज बेटर देन द रिसाइकलिंग, बिकॉज रिसाइकलिंग रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जबकि पैसा भी बहुत चाहिए। बट क्या होता है रीयूजिंग में, क्या होता है हमको कुछ नहीं करना, उसको वापस से रीयूज कर लेना है। ठीक है, और इससे क्या होता है एयर एंड वाटर पोल्यूशन भी कम होता है। तो कोई चीज आपको रिसाइकल करनी है तो रिसाइकल करने के अंदर क्या होता है, पैसा बहुत खर्च होता है, मैन पावर बहुत ज्यादा लगती है, और इवन रिसाइकलिंग के अंदर आपका वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी हो सकता है। रीयूज करना बहुत बढ़िया रहता है। क्या बात सही है कि नहीं है? जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, जैसे मान के चलो हमारे पास कुछ कांच की बोतल्स होती है। अब कांच की जूस की बोतल आई थी, अब उस जूस की बोतल में आपने क्या किया, उस जूस की बोतल को आपने क्या कर लिया, पहले तो यूज़ कर लिया। अब आप चाहते हो यार ये बोतल वापस से जाए फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर रिसाइकिल होगा, वापस से उस फैक्ट्री में प्रोसेस होगा, पैसा लगेगा, ये सब चीज़ें होने वाली है। आप क्या करो, उस कांच की बोतल को बहुत अच्छे से डेकोरेटिव आइटम में कन्वर्ट कर दो। तो डेकोरेटिव आइटम में क्या हुआ कि वो रीयूज़ कर लिया, आपने क्या कर लिया, उसका रीयूज़ कर लिया, कोई पैसा नहीं लगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी आपकी। जबकि रिसाइकलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, हो सकता है वहाँ पर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के चांसेस भी ज़्यादा हो। तो बेटर कौन सा हुआ सर? रिसाइकलिंग ही ठीक लग रहा है। ठीक है, हाँ, या रीयूजिंग ठीक लग रहा है कि सर रीयूजिंग बात बेटर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया होता है हमारे पास में। तो हमको क्या करना है बेटा, रीयूजिंग करनी है। क्या करना है, रीयूज करना है चीज़ों को। ये आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी ला सकते हो, है ना। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं फटाक से अपन। यहाँ पर अब देखो, अब हमारे पास में क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय बायोडाइवर्सिटी। अब डेफिनेशन पूछ लिया आपसे। इस क्वेश्चन में क्या जानना चाहता है एग्जामिनर आपसे? वो जानना चाहता है कि आपको डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है। क्या जानना चाहता है वो आपसे कि डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है, एंड आपको क्या करना है, टू एडवांटेज बताने। क्या करना है बेटा आपको? एक मिनट रुक जाओ भाई, ये तो बड़ा नाराज रहता है यार, हमेशा नाराज की रहती है इसको। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय बायोडाइवर्सिटी आपसे पूछा गया है, और लिस्ट दी है आपको यहाँ पर, टू एडवांटेज ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो बताइए, दो फायदे बताने भाई आपको कि अगर आप फॉरेस्ट बचा लेते हो या वाइल्ड लाइफ को बचाते हो, तो दो फायदे बताओ, क्या दो फायदे आपको हो रहे हैं? बहुत सिंपल है ना। ठीक है, आर एनवायरमेंट से तो सॉल्यूशन दे दो पहले तो कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो यहाँ पर अच्छे से हेडिंग लिखो, बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन के बाद क्या करो, फिर आप उसमें अपना आंसर लिखो कि बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसको अपन क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है, जो कहाँ है, अर्थ पे है, तो उनमें बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, तो ऐसा डेफिनेशन हो जाएगा आपके पास में। एडवांटेज तो आप लिख ही सकते हो, क्या एडवांटेज होंगे भाई? नेचुरल ब्यूटी मेंटेन रहेगी, हमारा इकोसिस्टम इन्वायरमेंट क्या रहेगा, सस्टेन रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, ओके, दे प्रोवाइड वैल्यूएबल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल। तो हमारा सर्वाइवल भी बढ़िया रहेगा। तो ऐसे आप अपने हिसाब से भी चीज़ें लिख सकते हो, बिकॉज आप फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस पे आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। जरूरी नहीं है आपको ये रटना ही है, सेम ये रटना है, नहीं, आप अपने हिसाब से जो दो फायदे आपको लिख रहे हैं वो लिख दो। ठीक है,
करेक्ट ना, वो बट वो क्या होने चाहिए, थोड़े लॉजिकल होने चाहिए कि हाँ यार वाकई में एक जेन्युइन फायदा है जो मुझे मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कुछ भी लिख दिया, थोड़ा सा इसे सेट करना चाहिए। करेक्ट ना, ये लिख सकते हैं आप। तो अपना आंसर आप खुद भी क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ फटाक से भाई, आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपन। अब यहां पर पूछा गया है कि आपको क्या करना है कि व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडस्ट्री, हाउ डू दे अफेक्ट द एनवायरमेंट। अब क्या होता है, फर्टिलाइजर जो है वो कैसे अफेक्ट करेंगे एंड उनके बाय प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, बाय प्रोडक्ट मतलब उनसे क्या क्या चीज बन सकती है, ये पूछा है भाई। आ जाओ चलो इसको भी समझा देते हैं आपको, है ना। चलो तो यहां पर देखो क्या हो सकते हैं। तो जब आप फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं उसके समझो आप लोग यहाँ पर। तो हार्मफुल गैसेज आपके बाय प्रोडक्ट में आती है, जैसे SO2 आपके पास आता है ना, आपके पास NO आता है। और ये क्या करते हैं सर, एयर पोल्यूशन करते हैं। आपने कहीं पर पढ़ा भी होगा एसिड रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा आपने? हाँ सर, एसिड रेन तो पढ़ा है, ताजमहल का कालापन, है ना, ये सब चीजें पढ़ी होंगी। एंड कंबाइन विद द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और क्या करती है, हार्मफुल एसिड्स बनाती है, जिसमें क्या होता है सर, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, एसिड रेन का कोज बनते हैं वो, और हमको कैंसर्स भी कर सकते हैं स्किन्स को। और जो भी वाइट मार्बल्स से बनी हुई इमारतें हैं ना, उन सबको क्या करते हैं वो येलो कर देते हैं। ठीक है, तो उनके कॉरिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके पास में। तो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर वो आंसर भी हमारा आ गया, मेंशन कर दिया हमने। ये आपके आंसर राइटिंग स्किल्स में आता है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को और इंप्रूव कर सकते हो कि हाँ जो चीज़ पूछी गई है वो हम लिखें यहाँ पर। ठीक है भाई, आ जाइए। ओके, अब चलें आगे, फटाक से बात करते हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन तो ये हमारा हो गया, चलो ये तो मैंने सॉल्व करा दिया आपको। आ जाइए, अब यहां पर क्या दे रखा है कि लिस्ट एनी 4 रीजन फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको पता ही है, हमने पढ़ा हुआ है वैसे तो, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, जिसमें आप प्लांट के किसी एक पार्ट का यूज करते हो। मे बी वो हो सकता है स्टेम हो, मे बी हो सकता है वो रूट हो, मे बी हो सकता है वो लीफ हो, और उसका यूज करके आप उससे एक नया प्लांट बनाते हो। इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको सर, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि 4 फायदे बताने हैं आपको उसके, क्या करना है, 4 फायदे। ठीक है बेटा, अब देखो हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन वगैरह पढ़ी है, तो आराम से बता सकते हो आप। इट डन फॉर प्लांट्स विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस सीड, कि ऐसे प्लांट जिनमें सीड नहीं है। अब ऐसे जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, अब गन्ने में सीड नहीं, सपोज, अब क्या करें, अब गन्ना इसका मतलब उगेगा नहीं कभी। तो गन्ने के लिए हम क्या कर सकते हैं फिर कि सर हमारे पास में तरीका है। तरीका क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि यार सर सीड नहीं है तो हम बना तो सकते हैं ना, क्या मेथड है सर, ये मेथड है हमारे पास में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू प्रोड्यूस प्लांट विच आर जेनेटिकली सिमिलर। ओके, अब क्या होता है, कई बार सपोजेड आपके पास में एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत बढ़िया है, उसका प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई डिजीज नहीं है, तो आप क्या चाहते हो कि सारे प्लांट ऐसे ही हो जिनका जीन्स बिल्कुल इस प्लांट से मैच करे। तो यहां पर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर ये चीज देखी जाती है कि यार जो भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनते हैं उनके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा जीन अपने पेरेंट के जैसा होता है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सर, ये भी मजा आ गया, चलो ठीक है ठीक है। इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग दोज प्लांट्स विच एदर प्रोड्यूस वेरी फ्यू सीड्स, ठीक है ना, और सीड ही प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, यानी सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके वाइबल सीड नहीं है, तो बहुत कम सीड जो प्रोड्यूस कर रही है, जो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वाइबल नहीं है, दैट मीन वो सीड जर्मिनेट नहीं हो सकते, नया प्लांट नहीं बना सकते। तो उनके अंदर भी ये मेथड है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आप उनको ग्रो करा सकते हो। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लांट विच इज रीच मैच्योरिटी एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड फास्टर। यानी कि आपको क्या करना है, आपको फास्ट ग्रोइंग कराना है। फास्ट ग्रोइंग मतलब आपको सीड भी बहुत जल्दी चाहिए, फ्रूट भी बहुत जल्दी चाहिए। तो आपके पास में तरीका क्या है, मेथड क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज बहुत सारी वेजिटेबल्स, टोमेटो है ना, और भी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके लिए हम इसका यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, कि जहां पर हमको नेचुरल तरीके से क्रॉप 4 महीने मिलेगी, यहां पर 3 महीने के अंदर मिल जाती है। तो अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन। अब नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में आता है व्हाट विल हैपन इफ। अब कंडीशन दे दी गई है कि क्या कंडीशन है, कि अगर जाइलम जो टिश्यू होता है, आजा भाई तू भी आओ, ठीक है, अरे रारा ये बड़ा परेशान करता है भाई। तो जाइलम जो टिश्यू होता है हमारे पास में प्लांट से अगर रिमूव कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा, एंड व्हाट आर वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, तो क्या होता है। ठीक है,
तो दोनों चीज़ है आपके पास में। तो जाइलम क्या करता है सर, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। तो अगर आपने हटा दिया तो क्या होगा सर, वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। क्या बात सही कि नहीं? तो इसने क्या किया, डायरेक्टली आपसे फंक्शन नहीं पूछा, ऐसा भी पूछ सकता था कि बताइए जाइलम का फंक्शन क्या है, पूछ सकता था आपसे, लेकिन इसने क्या नहीं पूछा आपसे, ऐसा नहीं पूछा। उसने पूछा अगर हटा देंगे तो क्या होगा, तो वो जो फंक्शन है जो जाइलम करता है वो नहीं करेगा। अब जाइलम क्या फंक्शन करता है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा फ्लोएम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लीफ विल्ट हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी भाई, है ना। और अल्टीमेटली क्या होता है, प्लांट की डेथ हो जाती है, क्योंकि मिनरल नहीं मिलेंगे, वाटर नहीं मिलेगा, और मिनरल और वाटर के बिना तो प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट पूछा है कि इन केस ऑफ एनी इंजरी, तो ब्लीडिंग होती है, तो उससे उस समय क्या होता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास में एक मैकेनिज्म चलती है, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है ना, ब्लड क्लोटिंग। तो उसमें क्या होता है, आपका ब्लड क्लोट होता है, एक्चुअली क्या होता है, आपका ब्लड क्लोट होता है। तो ब्लड क्लोट कैसे होगा, कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स वहां पर आके क्या होती है, जहां पर भी इंजरी होती है, सपोज दैट आपको इस हाथ में यहां पर इंजरी हो गई, तो प्लेटलेट्स वहां पर आती है, इकट्ठी होती है, और इकट्ठी करके क्या करती है, उस वाउंड को क्या करती है, भर देती है, एक तरीके से रिपेयर कर देती है ना। इससे क्या होता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है, मैश लाइक, और आपका ब्लड क्लोट हो जाता है और वहां से ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ये भी बहुत अच्छा चीज है, ठीक है ना। आपको आंसर मिल गया यहां पर, तो ऐसे आप अपने आंसर दे सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, क्या पूछा गया आपसे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, एंड व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल, ठीक है। हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स एंड मैमल्स, तो कैसे हेल्प करता है। तो क्या आंसर है भाई, डबल सर्कुलेशन आप जानते हो पूरा का पूरा, आपने पढ़ रखा है पूरा, तो यहां पर आप डबल सर्कुलेशन का डेफिनेशन लिख दो। सेकंड क्या करना है आपको भाई, सेपरेशन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट help in the separation of the oxygenated and deoxygenated blood and allow the highly efficient supply of oxygen to the body. Birds and mammals are warm-blooded animals and their metabolism is quite complex. They require a constant supply of oxygen. Without proper separation, oxygenated blood can mix with deoxygenated blood, which can cause problems in birds and mammals. Separation of the right side and left side of the heart ensure the circulation of the oxygenated blood different parts of the body, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार ऐसा क्यों है, हमारे हार्ट जो है उसमें ऐसा क्यों हो रहा है सर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट हो चुका है, क्योंकि बर्ड और मेमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर ये ब्लड मिक्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया, तो हमारी सेल्स को प्रॉपर अमाउंट के अंदर क्या नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस क्या होता है, अफेक्ट हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस अफेक्ट होगा तो गैसेस क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, कहां जाना है कहां नहीं जाना है, ठीक है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए क्या होता है कि सर separation of the heart is very very necessary in the case of birds and mammals, ठीक है भाई, इनके केस में जरूरी होता है। और डबल सर्कुलेशन आप समझ गए, एक में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है और एक में पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ठीक है, करेक्ट ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपके बोर्ड के क्वेश्चंस को लिखना है। और कुछ पीवाईक्यूज है मैंने आपको बताया, यहां पर आ जाओ, आगे बात करते हैं, आगे आ जाइए। जैसे यहां पर आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डज HIV स्टैंड। अब आपको क्या करना है भाई, HIV का फुल फॉर्म तो लिखना ही है पूरा का पूरा। एड्स एंड इन्फेक्टियस डिजीज क्या होती हैं, लिस्ट एनी 4 मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग एड्स। तो यहां पर आपने क्या लिखा है, HIV का पूरा फुल फॉर्म लिख दिया, जैसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या लिखा, HIV जो होता है वो एड्स से होता है, एक्चुअली सॉरी, HIV एक वायरस होता है जो कि एड्स कोज करता है, ठीक है। तो यस, HIV इज अ इन्फेक्टियस डिजीज, क्योंकि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ में, है ना, एक मेल एक फीमेल के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है, तो क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा। और इवन अगर उनका ब्लड भी क्या होता है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है, तो भी ये हो सकता है। तो मोड कैसे हो सकता है, HIV स्प्रेड कैसे हो सकता है, अगर दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं। और सुनो, फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर से उसके बच्चे में आ सकता है, फीटस में आ सकता है। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, और अगर कोई ऐसी सिरिंज है नीडल से जो कि हमने एड्स वाले पर्सन को लगाई थी, अब वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन को लगा रहे हैं, तो वो वायरस उसमें चला जाएगा। तो ये कुछ मोड्स हैं जिससे ये हो सकता है। तो ध्यान रहे, आपको यहाँ पर HIV एड्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए। HIV भी आपको पता होना चाहिए वायरस होता है, और कौन सा डिजीज,
एड्स करता है। फुल फॉर्म क्या होता है एड्स का? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बिकॉज एड्स में क्या होती है, बहुत सारी बीमारी एक साथ आती है, ठीक है ना, करेक्ट ना, बहुत सारी डिजीज का ग्रुप होता है। चलिए आगे बात करते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? अब अगला क्वेश्चन आपसे बड़ा अच्छा पूछा गया है यार। यहाँ पर इसने क्या पूछा है कि आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हमने क्या किया इसका, जैसे आपने थ्योरी लिख दिया पूरा जो भी आपको पता है अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, उसका डायग्राम भी बना देना। डायग्राम आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये डायग्राम मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने कहाँ पढ़ा रखा है, मैंने आपको हेरिडिटी वाला जो टॉपिक है या हेरिडिटी की जो वीडियो डाली हुई है, ठीक है ना बेटा, उस हेरिडिटी की वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीटली आपको पूरा पढ़ा रखा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो वहां से भी आप देख सकते हो इसको। बाकी आपने खुद ने सेल्फ से इसको पढ़ा होगा। तो आपको क्या करना है, इसका डायग्राम भी बनाना है और थ्योरी जो भी आपने पढ़ी है उसको अपने हिसाब से लिख दो। यहां पर आपको मैं एक चीज बताई थी, फ्लो चार्ट। तो यहां पर आप डायग्राम का भी यूज कर सकते हो और फ्लो चार्ट का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाए, करेक्ट ना। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम, एलोसोम्स, ठीक है। तो एलोसोम्स तो क्या होते हैं पता है आप लोगों को, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ऑटोसोम क्या होते हैं? सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। सही बात है, आ जाइए, वो आगे आ जाओ, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना, मैं ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा चीजें। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, और जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टेबुलेट करना है आपको, यानी टेबल बनानी बेटा आपको, टू डिस्टिंक्ट फीचर्स बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो यहां पर आपने क्या लिखा सर? यहां पर मैंने एक्वायर्ड ट्रेट्स लिखे, सर मैंने यहां पर इनहेरिटेड ट्रेट्स लिख दिए। अब उसने बोला है टेबल बनानी, तो आपको टेबल बनानी है, ठीक है। तो यहां पर आपने डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन लिख दो अच्छे से, कुछ एग्जांपल्स दे दो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, बस वेरी सिंपल। क्या बात सही है कि नहीं है बेटा? तो ऐसे आपने करना है, ठीक है। अब देखो हर चीज में यहां पर आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन है, ऑलरेडी हमारे जो लेक्चर्स डले हुए हैं यूट्यूब पे सब जगह पर एक्सप्लेन है। हमारा आज का जो मोटो क्या है कि सर हमारा आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बताता चल रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स है। जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने लिए हुए है ना भाई। कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज मत होना, मतलब कंफ्यूजन मत रखना किसी भी चीज का। ट्रेट्स में बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी expressed, justify this statement with help of a suitable example। कि एक ट्रेट जो इनहेरिटेड तो होता है बट एक्सप्रेस नहीं होता है, जो कौन सा होता है वो रिसेसिव ट्रेट होता है ना। तो देखो सम ट्रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स, दीज आर रेफर्ड टू एज पॉलीजेनिक और कॉन्टिन्यूस ट्रेट्स। क्या बोलते हैं इनको? पॉलीजेनिक और कॉन्टिन्यूस ट्रेट्स कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन के पास में जो स्ट्रक्चर है, द कंबाइंड साइज ऑफ ऑल ऑफ द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम हेड टू फुट डिटरमाइन द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल्स। देयर इज एन एडिटिव इफेक्ट, द साइज ऑफ ऑल ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स आर in turn determined by numerous genes, ठीक है। Humans skin, hair and eye color are also polygenic traits because they are influenced by more than one allele at different loci. The result is the perceptions of continuous gradation in the expressed of these traits। तो ऐसा भी आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको ये नया टॉपिक लग रहा है तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ये भी आप चीज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या है आपको भाई, जैसे यहाँ पर ट्रेट्स में बी इनहेरिटेड बट मे बी नॉट एक्सप्रेस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल। जैसे ये तो यहाँ पर अपने पॉलीजेनिक के हिसाब से समझा रखा है, बट आपने हो सकता है पढ़ा नहीं हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप पी प्लांट का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है। और F1 जनरेशन में हम क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। तो ये देखो इस वाली जनरेशन के अंदर ये आता है, तो किसका फादर कैसा रहता है, ऐसा रहता है, फादर मदर पेरेंट्स इसके ऐसे रहते हैं। तो ये आया ना, तो ये वाला जो होता है, ये वाला एलील डॉर्फ था। अब डॉर्फ क्या होता है, ट्रेट होता है, बट ये तो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ यहाँ पर। ऐसा भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जब रिसेसिव ट्रेट है तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर देखो इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया है, और इकोसिस्टम में आपको इकोसिस्टम के कंपोनेंट में बताने, क्वेश्चन है आपका ये, है ना। ऐसे क्वेश्चन आता है आपके पास में, तो आपको क्या करना है, बता देना भाई। इकोसिस्टम का डेफिनेशन लिख दो पूरा,
बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं ये बता दो यहाँ पर। ये बायोटिक है, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि देखो भाई ऐसे क्वेश्चन भी पूछे आपसे जाएंगे। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर पूछा है लिवर का और पेनक्रियास का क्या फंक्शन होता है। तो लिवर का क्या फंक्शन है, पेनक्रियास का क्या फंक्शन है। तो कहाँ से आए ये, आपके न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से। तो देख लो भाई यहाँ पर ये लिवर का डायग्राम अगर बना सको तो बना देना, अदरवाइज जरूरत तो नहीं है, फंक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, जब फंक्शन पूछे तो डायग्राम मत बनाना। डायग्राम का आप ज्यादातर ध्यान रखना कि जब आपसे बोला गया है कि डायग्रामेटिक वे के अंदर आपको चीज समझानी है या कोई सिस्टम पूछा गया है पर्टिकुलर, तो डायग्राम का वहां पर यूज करना है। ठीक है, अदरवाइज मत करना। बाकी फंक्शन आप लोग अपने नोट से अच्छे से देख ही लोगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, करेक्ट ना। तो आपको फंक्शन से यहाँ पर लिखना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास। ठीक है, ज्यादा जरूरी नहीं है, आंसर बड़ा लिखो, आप लोग सिस्टमेटिक लिख सकते हो। यहाँ जैसे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूछा गया है आपसे। ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन is the site of complete digestion and absorption of food. Justify the statement explaining the role of small intestine in the food digestion. Yes, बिल्कुल सही बात है। तो स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर ही हमारा कंप्लीट फूड डाइजेस्ट होता है। बाकी जगह पर तो क्या होता है, जैसे स्टमक के अंदर पार्सली डाइजेस्ट होता है। कंप्लीट कहाँ पर डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वहां पर माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट होती है जिससे वो एब्जॉर्ब भी किया जाता है और ब्लड को दिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी आपको नोट्स में सब चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका कि क्या आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेलिंग में आंसर भी मिल जाएगा। करेक्ट ना बेटा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास में, पूछा गया है कि डिफाइन करना अपन को बाकी स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है ना, तो यहां पर क्या करना है, देखो डिफाइन द टर्म्स। पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ पिस्टिल, इसमें पॉलन ट्यूब्स क्या होनी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए, द ओव्यूल एंड लेबल करना आपको, पॉलन ग्रेन्स, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, इन सबको एंड ओवरी को। और में भी क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं, जैसे टेस्टिस का क्या रोल होता है, सेमिनल वेसिकल क्या होता है, वासा डिफरेंस क्या होता है, यूरेटर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स इन ह्यूमन मेल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या रोल प्ले करती है। तो ये सब आपको मैंने पढ़ा रखा है वैसे तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, बट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वैसे आंसर दे देना है इसका। ठीक है, तो पॉलिनेशन समझा दिया, ओके, यहाँ पर आपने टेस्टिस समझा दिया, और जो आपसे फर्स्ट के अंदर पूछा था ये आपने डायग्राम भी बना दिया। डायग्राम बना हुआ है हमारे पास में, ठीक है ना, एनसेट का डायग्राम है। तो इस तरह से आपको आपका आंसर बड़ा सिस्टमेटिक देना है। ठीक है, और में आपको चॉइस मिलती है कि आप चाहो तो ये वाला कर लो, आप चाहो तो ये वाला कर लो। जो ज्यादा अच्छे से आपको याद है, जिसको ज्यादा अच्छे से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, वो आपको करना है ना भाई। ठीक है, तो पढ़ूंगा तो मैं इसको ज्यादा नहीं अब। ठीक है, ये ऑलरेडी अपन बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर चलो, ओके। तो ऐसे कुछ पीवाईक्यूज मैंने लिए यहाँ पर। अब सारे पीवाईक्यूज लेना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी आपके पास में, तो आप उनको जरूर सॉल्व करो, है ना। पीवाईक्यूज सॉल्व जरूर करें आप। ठीक है, पीवाईक्यूज मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, थोड़े से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, है ना। जैसे यहाँ पर भी डायग्राम पूछा गया तो डायग्राम बनाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इवन उसने पूछा है कि आपको वहां पर सब चीजों को मेंशन भी करना है, तो सब चीजें मेंशन भी हो रखी है यहाँ पर। तो ऐसा डायग्राम बनाना है आपने भी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्स के लिए, है ना। तो देखो, हाउ डू मेंडल एक्सप्रेस एक्सपेरिमेंट। तो मैं यहां पर रहूंगा खड़ा, आप लोग क्या करेंगे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे यहां पर क्या है सर, मेंडल का दोनों, आपको मेंडल पूरा पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह दो कि मेंडल तो आपको आना चाहिए। हेरिडिटी में है क्या, और हेरिडिटी में कुछ नहीं है, मेंडल ही तो है। मेंडल के 2 एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, और मेंडल के 3 लॉ जो उसने दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये पढ़ना अच्छे से आपको। ठीक है, करेक्ट ना बेटा। और यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो, हमारे जो चैप्टर है ना लाइफ प्रोसेस, उसमें सिस्टम ही सिस्टम है, तो कंफर्म है आपको डायग्राम्स तो वहां पर पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो वो डायग्राम अच्छे से आने चाहिए आपको। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाओ। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है आपने, सर नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ये भी आपको, यानी फूड चेन वाला टॉपिक आपको पढ़ना अच्छे से। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ क्वेश्चन से। फूड चेन पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से, और इवन फूड वेव भी पढ़ना अच्छे से। ठीक है, तो फूड चेन एंड फूड वेव ढंग से पढ़ जाना मेरे भाई, है ना। वाई आर द ह्यूमन बींग्स मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन टॉपिक ये भी अच्छे से पढ़ना है आपने। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेसिकली कि जो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है
आपके एग्रीकल्चर के अंदर, वो फर्टिलाइजर्स आगे चलकर, वो केमिकल्स आगे चलकर क्या होते हैं, हमारे फूड चेन के थ्रू हमारे अंदर ही वापस आ जाते हैं। जैसे केमिकल्स थे, केमिकल्स कहाँ चले गए, फिशेज में चले गए, एक्वाटिक फिशेज को हमने खाया, हमारे अंदर आ गया, सब्जियों में चले गए, सब्जियों से हमारे अंदर केमिकल कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, दैट इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, इल इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये अपना आर इन्वायरमेंट जो चैप्टर है, कौन सा बेटा, आर इन्वायरमेंट चैप्टर, तो उससे आपके पास में क्या है, क्वेश्चन पूछे गए। तो ध्यान रहना चाहिए, अच्छे से आपको पढ़ के जाना है इन चीजों को, है ना। चलो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो कौन कौन से हैं। फिजन के बारे में कुछ पीवाईक्यूज है एक्चुअली, ये तो पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको, ये पीवाईक्यूज लिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर इनके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेगमेंटेशन का इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पर देख लो एक क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा है, ऐसे भी पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं आपसे। हैपन टू ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो भाई क्या होता है उनका, ओव्यूल तो क्या बन जाता है सर, ओव्यूल तो सीड बन जाता है, ओवरी क्या बनती है सर, ओवरी फ्रूट बन जाती है ना मेरे भाई। तो इन सब का आपको ऐसे क्या करना है, पूरा अच्छे से कवर करके जाना है। जर्मिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पर सीड जर्मिनेशन पूछा है आपसे, उसके बारे में बताना आपको, किसके बारे में बताना आपको, सीड जर्मिनेशन के बारे में बताना है। तो अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर मैं यार, ये लो सीड जर्मिनेशन, ठीक है। और ये एबीसी बताना आपको, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो बहुत ईजी है, कोटिलेडोन्स होता है, ये हमारा प्लूमल होता है, ये रेडिकल होता है, ये प्लूमल है और ये रेडिकल है, सही है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है मेरे भाई, सारी चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें क्या ज्यादातर मेहनत आपकी है यार, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में रीजन एंड एडजस्टेंस वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर रीजन एंड एडजस्टेंस को कैसे सॉल्व करें। तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, देखो बताऊं क्या करना है इसमें आपको। पहले आप देख लो यहाँ पर, ए मतलब क्या कि बोथ, ए और राइट, ए और आर मतलब क्या होता है, एडजस्टेंस भी आपका ठीक है, रीजन भी आपका ठीक है, ट्रू है, और उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका फिर क्या होता है, ए हो जाता है। दोनों ठीक है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ए तो सही है लेकिन आर गलत है, यानी एडजस्टेंस ठीक है, रीजन गलत है, तो भी सी होता है। और ये गलत है, ये सही है, यानी ए फॉल्स है और आर ट्रू है, ठीक है। तो आप बताना मुझे यहाँ पर जैसे कि प्लांट लेक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है, प्लांट के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते, प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या नहीं कर रही है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर चल जाएगा, हाँ सर बी जा रहा है, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है इन चीजों को। जैसे यहाँ पर इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल, बात बिल्कुल सही है। देयरफॉर एन अनकंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है, क्योंकि अनकंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। तो यहाँ पर आंसर उसको क्या कर रहा है, यानी कि जो रीजन है हमारे, वो एडजस्टेशन को कंप्लीटली क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। आ जाइए, तो इस तरह से कुछ रीजन एंड एडजस्टेंस मैंने दिए हुए हैं, तो उनको आपको सॉल्व करना है अच्छे से। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपके आंसर भी भेज सकते हो कि सर इसका ये आंसर है, करेक्ट। तो ये रीजन एंड एडजस्टेंस हो जाते हैं हमारे। एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा गया आपसे, तो पूरा सिस्टम आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है बहुत खतरनाक गैस होती है, तो वो इनहेल लेते हैं तो क्यों खतरनाक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है हमारी हीमोग्लोबिन के साथ, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में कॉम्पीट करता है। तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ती है हीमोग्लोबिन के साथ में, कौन जुड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत खतरनाक गैस है। इससे क्या होता है, अब हमारे हीमोग्लोबिन पे साइट मिलती नहीं है ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी हो जाती है, हम मर सकते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होता है। तो डिफाइंड ओजोन होल क्या होता है, और इंटरनल जोनल डे कब होता है बेसिकली, तो ये भी आपको पता करना है ना, करेक्ट ना। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने दे दी हैं, अच्छे से आप इनको रिवाइज करना। अब बात करते हैं टॉपर्स, कि टॉपर्स अपना आंसर कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ टॉपर्स की कॉपीज मैंने ली है, हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम अच्छे से वो दिखाई दे रही हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर इसने क्या करा है, टॉपर्स ने बहुत अच्छे से यहाँ पर सेक्शन ए को लिख रखा है, ठीक है, क्या कर रखा है, सेक्शन ए को लिख रखा है। तो आप भी क्या करेंगे, ऐसे ही चीज़ों को मेंशन करना, जितना अच्छा आपका कॉपी का रिप्रेजेंटेशन होगा उतना बढ़िया आपके साथ रहने वाला है। तो सेक्शन यहाँ पर लिख दिया आपने, सेक्शन ए हो गया। तो यहाँ पर ए फर्स्ट आंसर लिखा है इसने, तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया, देखो इन्होंने, है ना, और बड़ा क्लीन अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो वायलेट कलर, जीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी, तो अच्छे से यहाँ पर चीज़ लिख रखी है। फिर आंसर दो, ठीक है ना।
इस तरह से क्या, और देखो यहाँ पर इन्होंने फ्लो चार्ट का यूज किया हुआ है। किसका यूज किया हुआ है बेटा? फ्लो चार्ट का यूज किया। तो आप भी क्या कर सकते हैं? फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं, और शॉर्ट में चीजें लिख सकते हैं तो लिख दो, बट उसको समझ में आनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कितना अच्छे से इन्होंने, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कर रखा है, इसमें केमिस्ट्री सॉल्व कर रखी है इन्होंने, है ना। तो बहुत अच्छे से इन्होंने इक्वेशंस पे लिख दी, और यहाँ पर इनको मार्क्स भी दिए गए, जितना मार्क्स था पूरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो पूरा लिख रखा है इन्होंने, है ना। तो ये टॉपर्स की कॉपी होती है, तो आप भी कोशिश करो, इनसे अच्छी लिख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट एटलीस्ट ऐसा तो थोड़ा सा लिखो, इंस्पिरेशन लो इनसे कि देखो कितना अच्छा डायग्राम बना रखा है इन्होंने, है ना। कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है इन्होंने। ओके, तो ये क्या है? टॉपर्स की कॉपीज है। तो टॉपर्स की कॉपीज देख सकते हो आप, इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए। जहां पर भी आपको लगे, जैसे बायोडिग्रेडेबल यहाँ लिख रखा है ना, सब्सटेंस के बारे में, उसके नीचे अंडरलाइन कर रखा है, तो अंडरलाइन भी आप कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज आप हाईलाइट करना चाहते हो, जिस चीज से भी आप उस एग्जामिनर का पॉइंट उस आंसर के पर्टिकुलर कोई सेगमेंट पे अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसका ध्यान, तो वो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, अपना तैयारी कर सकते हैं। समझ में आई चीज आपको? तो यहां पर मैंने आज आपको कुछ प्रैक्टिकल्स लिए हैं यहां पर कि किस तरह से आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जिनको सॉल्व करना भी है, क्योंकि सारे पीवाईक्यूज मैं यहां सॉल्व नहीं करा सकता हूं। ठीक है, बट कैसे सॉल्व करना ये मैंने बताया आपको, क्या क्या प्रिंसिपल्स है वो ध्यान रखने आपको। टॉपर्स की कॉपीज आपने देख ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए, और बाकी जितने भी सैंपल्स पेपर हैं आप उनको आज से ही सॉल्व करना स्टार्ट करो। पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें होप सो कि आप करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, उन क्वेश्चंस को भी बार बार के वीडियोस देखना, और उनको भी लिख लेना, या फिर उनको सॉल्व कर लेना, टिक कर लेना, या उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज को देखने के लिए आप क्या करें, मोशन यूट्यूब चैनल जो हमारा मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल जो है उसको जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, मोशन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को, और जो पास वाला बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करो, ताकि जब भी वीडियो डलेगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी भाई। ठीक है ना, तो ये जरूर काम करें, और फास्ट ट्रैक सीरीज से कनेक्ट जरूर रहिए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक सीरीज से कनेक्ट रहना ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।